Assalamu alaikum. आई एम सुबल शहजाद. टुडेज टॉपिक इज 18th अमेंडमेंट, जो कि एक बहुत अहम टॉपिक है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से. और लास्ट 2 इयर्स में, लास्ट इस साल पीएमएस में भी 2020 में और 2019 में सीएसएस में इसके ऊपर सवाल आए हैं. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि प्रोमिनेंट फीचर्स क्या है 18th अमेंडमेंट के. 18th अमेंडमेंट जब पास हुई है ना, ये तो वैसे मैं बता दूं कि 8 अप्रैल 2010 को पास हुई है. और इस अमेंडमेंट में तकरीबन 100 से ज़्यादा आर्टिकल थे जिन्हें अमेंड किया गया है. बहुत सारे आर्टिकल्स को ऐड किया गया है और बहुत सारी चीज़ों को एब्रोगेट भी किया गया है, अमेंड भी किया हुआ है, नई चीज़ें ऐड की गई हैं. ठीक है, तो कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स हम देख लेते हैं. जो है, सबसे पहले जो आर्टिकल 58(2) भी है, ये अमेंड किया गया है. ठीक है, दूसरा क्या है, कुछ आर्टिकल्स ऐड किए गए हैं जिनमें मतलब काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं, मैंने बस कुछ के नाम लिखे हैं. 25A, 140A, 19A, ये सब आर्टिकल्स ऐड किए गए. देन आर्टिकल 6 भी अमेंड किया गया है. 2 टर्म पीएमशिप थी कि मतलब 2 से ज़्यादा दफ़ा कोई पीएम नहीं बन सकता, वो एब्रोगेट करके उसको अनलिमिटेड टाइम्स कर दिया गया. एनएफसी अवार्ड डिसाइड किया गया 10th, और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई गई है. देन पावर्स को डिवॉल्व किया गया है प्रोविंसेस में, और जो है सेंटर वीक हो गया, पावर्स जो है प्रोविंसेस की बहुत ज़्यादा बढ़ गई. ठीक है, मतलब फेडरेशन बहुत स्ट्रांग हो गई. और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि प्रोविंसेस के नाम चेंज हुए हैं, जैसे बलूचिस्तान के स्पेलिंग चेंज हुए, सिंध के स्पेलिंग चेंज हुए, और एनडब्ल्यूएफपी को नाम दे दिया गया केपीके का. ठीक है, इसके अलावा सीट्स भी डिसाइड हुई हैं सेनेट के अंदर. माइनॉरिटीज का क्या राइट रहेगा, सेनेट को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे दी गई हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. इस अमेंडमेंट को ना जो है, समझ लें कि आप पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मेजोरिटी से पास होने वाली अमेंडमेंट है. नेशनल असम्बली के तकरीबन 342 लोग होते हैं, जिनमें से 292 लोगों ने इसके हक में वोट दिया था. ठीक है, तो ये पास हो गई थी. फिर जो है अमेंडमेंट देख लेते हैं 58(2) भी में. एक्चुअली 58(2) भी था क्या, प्रीवियस टाइम्स में क्या हुआ है, वो जो फारूक लगारी और जो है इसा खान, गुलाम इसा खान, उन्होंने जो है बेनज़ीर की और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को बार बार जो है वो घर भेजा है. टर्म पूरे नहीं होने दिया, 2.5 साल हुए, 3 साल हुए, 5 साल पूरे नहीं हुए, बेनज़ीर घर. ठीक है, आधी गवर्नमेंट भी नहीं पूरी की, नवाज शरीफ घर. तो ये क्या हो रहा था कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर थी कि वो क्या करता था, जब उनकी मर्जी होती थी तो वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते थे. ठीक है, और वो कर देते थे. अब वो लेजिस्लेचर से ना पूछते थे, ना पार्लियामेंट की मेजोरिटी वोट चाहिए होते थे, ना ही प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए होती थी, ना ही कुछ. उनका जरा सा क्लैश हुआ प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो प्रेसिडेंट क्या करता था, असेंबली को डिसॉल्व कर देता था. जिससे क्या होता था कि गवर्नमेंट अपना काम पूरा कर ही नहीं सकती थी. अब ये जो है ना, आर्टिकल किसने ऐड किया था, ज़ियाउल हक ने ऐड किया था 8th अमेंडमेंट के थ्रू, और उन्होंने प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी थी. ठीक है, फिर ज़िया के बाद कौन आए, मतलब ज़िया के बाद आपको पता है कि बेनज़ीर आई हैं. फिर बेनज़ीर के बाद जब नवाज शरीफ का फर्स्ट या सेकंड टर्म थी, तो उन्होंने 13th अमेंडमेंट लेकर आए, जिसमें उन्होंने इस मतलब 58(2) को अमेंड कर दिया, इस आर्टिकल को. फिर मुशर्रफ आए. ठीक है, मुशर्रफ ने क्या किया है, इसको रिवाइव कर दिया अगेन. मतलब वो खुद भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेकर आए थे, डिक्टेटर थे, तो वो भी चाहते थे उनके पास इस तरह की ताकत हो कि वो असेंबलीज को कभी भी डिसॉल्व कर सके, प्राइम मिनिस्टर उनके आगे चूचरा करने की कोशिश ना करे, प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर ही ना हो कि वो ना अपनी मर्जी से कुछ भी कर सके. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, मुशर्रफ ने इस चीज़ को रिवाइव कर दिया. उसके बाद जो हमारे पास है मतलब जब 18th अमेंडमेंट लेकर आए 2010 में. ठीक है, तो उसमें फिर इस आर्टिकल को अमेंड कर दिया गया. अब क्या हुआ, अब अगर मतलब प्रेसिडेंट के पास तो पावर है कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट को पावर तभी हासिल होगी जब असेंबलीज, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर मतलब समझ लें कि मेजोरिटी वोट असेंबली से मिल जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट करेगा प्रेसिडेंट को कि आप अब असेंबलीज को डिसॉल्व कर दे, तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व कर देंगे. यहाँ मैंने सीएम लिखा हुआ है, यहाँ सीएम नहीं होना था, यहाँ पीएम होना था. ठीक है, तो माई मिस्टेक. रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबलीज.
और सॉरी, यहाँ पर सीएम ही होना था। गवर्नर, अगर गवर्नर जो है ना वो राज लगाना चाहते हैं किसी भी प्रोविंस में, और जो किसी भी प्रोविंस की असेंबलीज को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो जो है वो सीएम से रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात है। देन क्या है, आर्टिकल्स कौन कौन से ऐड किए गए हैं? 25A, 140A, 19A, 10A, और इसके अलावा और भी कुछ आर्टिकल्स हैं। ठीक है, जिनमें से प्रोमिनेंट ये है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स क्या क्या कहते हैं। 25A जो ऐड किया गया है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि पाकिस्तान के जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं, उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी फ्रॉम द एज ऑफ 5 years टू द एज ऑफ 16 years। फ्री एजुकेशन पाकिस्तान में हर जगह। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स को डील करता है ये एक आर्टिकल। फिर 19A वो क्या बात करता है कि हर सिटीजन जो है पाकिस्तान का, उसको राइट टू इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की क्या एक्टिविटीज है। ठीक है, अनलेस और अनटिल क्या है, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला ना हो, कि अगर कोई बात लीक होगी तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन सकता है, तो गवर्नमेंट वो बातें छुपा सकती है। अदरवाइज सिटीजन्स को हर चीज से इन्फॉर्म रखना होगा। ठीक है, और ये हमारा राइट है, तो ये एक ऐड किया गया। फिर आर्टिकल 10A ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि कहता है कि हर सिटीजन को ये राइट है कि उसका फेयर ट्रायल हो। ठीक है, और अगर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं तो उसको ये हक दिया जाए कि वो अपने आप को इनोसेंट साबित करे और सजा से बरी हो जाए। ठीक है, ये उसको राइट दिया गया, 10A फेयर ट्रायल का राइट है। ठीक है, तो कोई भी आप पे ऐसे इल्जाम लगा के आपको सजा नहीं दे सकता। आपको पूरा पूरा हक है कि अपने आप को मासूम डिक्लेयर करो, या फिर मतलब कोर्ट में ले जाओ बात, और जब तक आप मासूम डिक्लेयर नहीं हो रहे या इल्जाम प्रूफ नहीं हो रहा आप पे, तो आपको कोई सजा नहीं दे सकता। ठीक है, देन 140A है, ये जरा ह्यूमन राइट से भी डील करता है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करने के ऊपर भी डील करता है, और इसके अलावा जो है वो एक तरह से पॉलिटिकल एरेना को, जो लोकल गवर्नमेंट है, सॉरी लोकल जो लोग हैं उन तक भी सेपरेट करता है। कैसे? 140A आर्टिकल जो है वो ये कह रहा है कि जो भी प्रोविंसेस हैं वो अपने अपने जिलों में, तहसीलों में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है ना, वो अपने अपने इलाके के कम से कम निज़ाम को ऑन करेगी और अपने इलाकों को जो है अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करेगी। अभी 2019 जनवरी में इनके इलेक्शंस हो रहे थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे, और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, तो अभी उस पे काम होना था, ये कोरोना वायरस का मसला शुरू हो गया जिसकी वजह से काम हो ही नहीं पाया। ठीक है, देन आर्टिकल 6 अमेंड हुआ है। आर्टिकल 6 क्या था, पहले भी था लेकिन उसके अंदर कुछ चेंजेस की गई हैं। आर्टिकल 6 कहता है कि कोई भी इंसान अगर कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करता है तो उस पर हाई ट्रीजन चार्जेस लगेंगे। और हाई ट्रीजन चार्जेस में आप समझ लें कि उसको बस फांसी हो सकती है और कोई और दूसरी चीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब इस आर्टिकल में क्या चेंजिंग्स की गई, ये चेंजिंग्स की गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अब ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उस बंदे ने अगर ये सस्पेंड किया है कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसके हालात क्या थे, वो लेजिटिमेट था भी कि नहीं। सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू हाई ट्रीजन चार्जेस, बस। और इसके अलावा कोई नहीं देखा जाएगा कि क्या कंडीशंस थी, लेजिटिमेट था भी या नहीं, वो उस टाइम पे क्या सिचुएशन प्रिवेल करी थी, नो। ठीक है, बस उन्हें यही सजा मिलनी है कि उनको फांसी की सजा सुना दी जाए। यही वजह थी ना कि जो मुशर्रफ को, जो परवेज मुशर्रफ हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ, उनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई है इसी वजह से, इसी आर्टिकल के पेश नजर। देन हमारे पास क्या है, टू टर्म पीएमशिप आर्टिकल जो है वो एब्रोगेट कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये था कि 2 मरतबा से ज्यादा कोई भी इंसान जो है वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता। बट 18th अमेंडमेंट ने क्या किया है कि इस आर्टिकल को एब्रोगेट कर दिया। अब कोई एक इंसान जो है वो 100 मरतबा चाहे, 10 मरतबा चाहे, जितनी मरतबा चाहे ऑफिस होल्ड कर सकता है प्राइम मिनिस्टर का। जैसे नवाज शरीफ है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने ऑलरेडी 2 दफा पीएम का ऑफिस होल्ड किया था, और फिर 2013 में उन्हें तीसरी दफा ये चांस दिया गया क्योंकि ये अमेंडमेंट आ चुकी थी। अगर ये अमेंडमेंट ना आई होती तो मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो कभी भी तीसरी दफा तीसरे टर्म में ऑफिस में ना होते। ठीक है, देन हमारे पास क्या है कि डिसीजन ऑफ 10th एनएफसी अवार्ड।
एनएफसी क्या है? नेशनल फाइनेंस कमीशन है, जो कि डिसाइड करता है कि प्रोविंसेस को और सेंटर को बजट का कितना कितना हिस्सा एलोकेट होना है। तो ये 10वां एनएफसी अवार्ड था, जो कि प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में और एक्सेप्ट हो गया, जिसमें इसने बताया गया कि जो सेंटर के पास जो बजट बनता है ना फेडरल बजट से 57% जो है वो प्रोविंसेस को दिया जाएगा। ठीक है, और प्रोविंसेस को भी किस बेस पे दिया जाएगा? पॉपुलेशन की बेस पे। ठीक है, पहले एरिया की बेस पे, पॉवर्टी की बेस पे और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के ऊपर ये एनएफसी शेयर डिसाइड होता था, लेकिन अब उन्होंने पॉपुलेशन की बेस पे डिसाइड किया एनएफसी को। फाइन। देन क्या कह रहे हैं कि अगर मतलब ये जो 10th एनएफसी शेयर डिसाइड हो गया और बता दिया कि 57% जो है फेडरल बजट का प्रोविंसेस के पास जाना ही जाना है, तो अब नेक्स्ट जो एनएफसी अवार्ड डिसाइड होना है ना, 57 से कम बजट आप प्रोविंसेस को एलोकेट नहीं कर सकते। अब 11-12 एनएफसी अगर डिसाइड होगी तो इस शेयर से ज्यादा ही प्रोविंसेस के पास जाएगा, इससे कम नहीं जा सकता। ठीक है, ये बात है। देन काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनाई सीसीआई। अब इसका क्या काम है? इसका क्या काम है कि इसमें ना जितने भी सीएम्स हैं प्रोविंसेस के, वो सब बैठते हैं। ठीक है, और डिफरेंट पॉलिसीज अगर कुछ परस्यू करनी है, जिसमें प्रोविंसेस जो है, एक प्रोविंस और दो प्रोविंस आपस में मिलके कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटर कम्युनिकेशन और हार्मनी इन पॉलिसीज के लिए जो है इस को तश्कील दिया गया है। इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग जो है फेडरेशन से लिए गए हैं, मतलब सेंटर से लिए गए हैं। एक मेंबर जो है वो तमाम प्रोविंसेस से लिया गया है, और वो मेंबर कौन है? वो सीएम है। ठीक है, तमाम प्रोविंसेस के सीएम होंगे और टीएम इनके चेयरमैन होंगे इस काउंसिल के। तो टोटल मेंबर्स की तादाद तकरीबन होगी हमारे पास 8। फाइन। अब इस काउंसिल ने तकरीबन 90 डेज के बीच में, मतलब 2 मंथ्स, 2 मंथ्स नहीं, 3 मंथ्स में एक दफा लाजमी मिलना है। ठीक है, मीटिंग कंडक्ट करनी है। देन क्या है हमारे पास? डिवोल्यूशन ऑफ पावर। अब डिवोल्यूशन ऑफ पावर इसका लैंडमार्क अचीवमेंट था। उन्होंने क्या किया कि प्रोविंसेस और जो है ना, प्रोविंसेस को मतलब काफी सारे डिपार्टमेंट्स दे दिए गए जिसमें प्रोविंसेस खुद लेजिस्लेट कर सकते हैं। पहले क्या था, जब 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमने ये देखा था कि 2 लिस्ट थी, 2 सब्जेक्ट लिस्ट थी, जिसमें फेडरेशन जो है वो लेजिस्लेशन कर सकता था, और दूसरी थी कंकरेंट लिस्ट, जिसमें प्रोविंसेस और सेंटर दोनों ही लेजिस्लेशन कर सकते थे। और रेजिडुअरी पावर्स किसी पास थी? प्रोविंसेस के पास। मतलब यहाँ पे सेंटर के पास बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें सेंटर जो है वो लेजिस्लेशन कर रहा था। अच्छा, अब क्या है, 1940 में जब हमारे पास क्या है रेजोल्यूशन पास हुई थी ना, करारदाद पाकिस्तान, तो उसमें डिसाइड किया था कि जो नई कंट्री बनेगी ना वो एक फेडरेशन होगी। प्रोविंसेस को ज्यादा से ज्यादा इख्तियार दिए जाएंगे और सेंटर वीक होगा। बट ये कभी एक्चुअल में रियलाइज हो ही नहीं सका। 18th अमेंडमेंट जो आई है ना, इसने उस रेजोल्यूशन को, उसके जो मतलब समझ लें कि अफर्म करने की कोशिश की उस रेजोल्यूशन को। ठीक है, ज्यादा पावर सेंटर से लेके प्रोविंसेस को दे देगी, प्रोविंशियल लिस्ट बनाएगी, और बहुत सारे 140 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स जो है, 150 140 के करीब डिपार्टमेंट्स प्रोविंसेस को दे दिए गए, जिसमें वो लेजिस्लेशन कर सकते हैं, अपनी मर्जी के लॉज बना सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या हुआ है, पाकिस्तान एक ट्रू फेडरेशन बन गई, जिसमें प्रोविंसेस के पास ज्यादा इख्तियार हैं एज कम्पेयर टू सेंटर। सेंटर के पास वैसे भी फेडरेशन में सिर्फ 4 जो है वो डिपार्टमेंट्स होने चाहिए: कम्युनिकेशन, फाइनेंस, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह का सारा सिस्टम, और क्या नाम है, फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस। ये 4 सिस्टम्स, जो 4 डिपार्टमेंट्स जो है ना, ये फेडरेशन में सेंटर के पास होने चाहिए, बाकी सारे डिपार्टमेंट जो प्रोविंसेस के पास होने चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स को भी प्रोविंसेस को दे दिया गया है इस अमेंडमेंट के थ्रू। अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, जिसमें मतलब हेल्थ और एजुकेशन का डिवोल्यूशन, ये कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक है, जिसमें हम बताते हैं कि क्या होता है। अब 18th अमेंडमेंट के इश्यूज या फॉल्स क्या है? तो सबसे पहले जो मसला है ना 18th अमेंडमेंट के साथ, वो ये है कि हमने प्रोविंसेस को तो ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा दे दी। अब वो सेंटर का जो डंडा था ना वो हट गया, और अगर वो कोऑर्डिनेशन में ना आने चाहे, उनके बीच में क्लैश आ जाए, तो कोई सॉल्व नहीं कर सकता, और बहुत मुश्किल है इनको एक पेज पे लेके आना। वो करना ही नहीं चाहे अगर कोऑर्डिनेशन, तो
आपको पता है कालाबाग डैम का मसला कितना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। अब वो नाम ही नहीं लेता कोई प्रोविंस उसको बनाने का। सबको ये लगता है कि पंजाब को उससे फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान को उससे फ़ायदा होगा, क्योंकि हम एक कंट्री हैं, एक प्रोविंस तो नहीं है ना। तो कोऑर्डिनेशन लाना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, और इतने ऑटोनोमस प्रोविंसेस में तो ऐसा बहुत मुश्किल है। फिर फेडरल जो है, उसने अपनी पावर्स तो डिवॉल्व कर दी, उसने अपनी पावर डिफ्यूज़ कर दी है प्रोविंसेस में। लेकिन पावर को बिल्कुल निचली सतह पर लेके जाना बहुत लाज़मी है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तक लेके जाना बहुत लाज़मी है। आम आदमी के हाथ में वो इख्तियारात, वो ताकत होगी ना, तो वो अपने हालत को सँवारने की बहुत कोशिश करेगा। लेकिन जब वो ऑफ़िस में बैठे हुए लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि आम आवाम किस तरह रह रही है, किस तरह नहीं। ये जो नाज़िम होते हैं, नायब नाज़िम होते हैं, ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि उनके इलाकों की ज़रूरियात क्या हैं। अब प्रोविंसेस इस चीज़ को डिवॉल्व करना ही नहीं चाह रहे, वो जो पावर्स उनको सेंटर से मिल गई हैं, प्रोविंसेस उस पावर को डिफ्यूज़ करने से इनकारी हैं। वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पे और उससे छोटे लेवल पे उन पावर्स को जाने ही नहीं दे रहे। तो ये भी एक मसला है 18th अमेंडमेंट के साथ कि मज़ीद नीचे लेवल पर लेकर ही नहीं गए बात को। फिर कुछ प्रोविंसेस ऐसे हैं जो कि इतने ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है, वहाँ के इतना लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, और ना ही वहाँ सिस्टम्स और मतलब सब कुछ इतना वेल डेवलप नहीं है। तो वहाँ ये जो पावर्स, ये जो इख्तियारात, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनको दी जाएँगी, वो इनको इफेक्टिवली हैंडल नहीं कर सकते। सेंटर उनको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था प्रोविंसेस के अंदर, ठीक है? तो अब ये भी एक मसला है। फिर एनएफसी शेयर तो बना दिया और कह दिया कि जी 57% से कम नहीं जाएगा। उससे क्या हुआ है कि सेंटर फिस्कल क्राइसिस में आ गया। उसके पास पैसे ही नहीं है। अपने जो मतलब वो सारे कर्ज़ा-वर्ज़ा उतार के और डेट सर्विसिंग करके और फिर डिफेंस में लगा के उसके पास बाकी पैसे नहीं बचते, ठीक है? और प्रोविंसेस के पास बहुत ज़्यादा शेयर है। इसलिए बार-बार जो है ना वो 18th अमेंडमेंट को रिवर्ट करने की और जो है इसको कैंसल करने की आवाज़ें उठती रहती हैं, आप देखते हो बाद में, और ऑपोज़िशन कहती रहती है ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? और डिफेंस बजट भी फिर कम जाता है, तो जिसकी वज़ह से फ़ौज को भी मसला होता है। तो ये भी एक मसला है सेंटर के साथ, वो क्या करें? उन्हें भी तो अपने एक्सपेंस पूरे करने हैं। फिर जब आपने एक इंसान को कह दिया है कि आप 2 साल से भी ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, तो इससे क्या होगा कि एक जो इंसान है, जो करप्ट कैंडिडेट्स के साथ आ रहा है या खुद भी करप्ट है, तो वो बार-बार ताकत में आएगा। कोई ना कोई रीज़न वो तलाश कर लेगा। जैसे क्या होता है वो रीज़न, क्या मतलब आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हो, लोगों को अपनी तरफ लेकर आते हो पैसे दे के, तो वो आप मतलब समझ लो कि वोट खरीद लेते हो। जब इलेक्शन होगी और रिगिंग होगी, तो वो बंदा जो करप्ट था, वो चौथी, 5वीं, 10वीं दफ़ा भी पावर में आ जाएगा। जिससे क्या होगा, वो अपनी करप्ट जो टेंडेंसीज़ हैं, उनको फ़ॉलो करेगा और पाकिस्तान को जड़ों से खोखला करेगा। तो ये चीज़ एक इश्यू है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है? इसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, लेकिन नुकसानात ज़्यादा नज़र आते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में। फ़ायदे ये भी हो सकते हैं कि एक इंसान जिसने पहले 2 दफ़ा एक्सपीरियंस कर लिया है, वो तीसरी दफ़ा मुल्क को अच्छी तरीके से चलाएगा, क्योंकि अब वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी भी जॉब के लिए हमें एक वेल एक्सपीरियंस्ड इंसान चाहिए, तो मुल्क को चलाने के लिए वेल एक्सपीरियंस्ड इंसान क्यों नहीं चाहिए? उसके लिए हमें हर बार कोई फ्रेश ही क्यों चाहिए? व्हाई? देन क्या है कि सेंटर जो है वो, उसका कोई ऐसा लीगल स्ट्रक्चर ही नहीं है, ठीक है? कि वो जो प्रोविंसेस लॉ बना रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, और इसके अलावा जो एग्ज़ीक्यूशन हो रही है उनकी पॉलिसीज़ की, वो कैसी हो रही है। सेंटर के पास ऐसी कोई लीगल अथॉरिटी है ही नहीं जो प्रोविंसेस का काम देख सके, प्रोविंसेस के लेजिस्लेचर का काम देख सके, ठीक है? देन उसके बाद क्या है हमारे पास, एजुकेशन सेक्टर को आपने डिवॉल्व तो कर दिया। प्रोविंसेस अब अपनी मर्ज़ी से करिकुलम डिज़ाइन करेंगे और अपनी लैंग्वेजेज़ में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब का एक बच्चा और केपीके का एक बच्चा या सिंध का एक बच्चा आपस में कम्पीट करने के काबिल ही नहीं रहेंगे? वो एक प्रोविंस का हीरो मेबी दूसरे प्रोविंस के लिए विलन हो, ठीक है? दूसरे प्रोविंस का विलन पहले प्रोविंस के लिए हीरो हो, ये भी तो हो सकता है। हर कोई अपना-अपना करिकुलम पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा? अपनी-अपनी अगर प्रोविंस की हिस्ट्री पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाने की कोशिश करेगा? तो ये मतलब मतलब मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो मैं ये कहूँगी कि कुछ चीज़ें सेंटर को डिसाइड करनी चाहिए, जैसे करिकुलम वगैरह है,
और एक आध सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंसेस खुद डिसाइड कर लें कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं अपनी स्टेट में। लैंग्वेज वो खुद डिसाइड कर लें कि हम किस लैंग्वेज में पढ़ाना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। लेकिन अगर सारे के सारे इख्तियारात प्रोविंसेस को दे दिए जाएँ, तो ये एक डिज़ास्ट्रस स्टेप होगा, ठीक है? सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम अनइवन होगा, करिकुलम अनइवन होगा, फिर कोई एक सूबे का इंसान दूसरे सूबे में जाके काम करने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ की डिमांड्स ही बिल्कुल डिफरेंट होंगी, ठीक है? देन क्या है कि कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी अगेन ऐसी है नहीं जो कि हेल्थ फैसिलिटीज जो प्रोविंसेस प्रोवाइड करें उनको उन पे नजर रखे, ठीक है? तो अगर ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होगी तो प्रोविंसेस जो है वो हो सकता है हेल्थ का जितना बजट मिल रहा है उनको, वो वहाँ के जो लोग हैं हो सकता है करप्ट हो तो अपनी जेबें भरने की कोशिश करें। तो ये एक इशू है, ठीक है? देन क्या है, हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि को बहुत सारी मेजर लैंग्वेजेस हैं। पश्तो है, बलोची है, सिंधी, पंजाबी और उर्दू। तो पाकिस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट रहा था पंजाबी पंजाबी कह रही हूँ, बंगाली और उर्दू का, ठीक है? फिर सिंधी भी आज तक उर्दू को अपने लिए गाली समझते हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि उनके जो स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ सिंधी की बजाय उर्दू पढ़ाई जाए। वो कहते हैं कि उर्दू तो कल की ज़बान है, हमारी ज़बान तो बहुत 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 पुरानी है, तो हम अपना कल्चर क्यों छोड़ें? तो 18th अमेंडमेंट अगर इतना ज़्यादा इंक्लूसिव बना रहा था सारे सिस्टम्स को, तो उसको चाहिए था कि जितनी मेजर रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको नेशनल लैंग्वेजेस का दर्जा दे देते। एटलीस्ट प्रोविंसेस में उनको ये अलाउ किया जाता कि वो अपनी किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकें या अपनी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकें, ठीक है? तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिससे नेशनल इंटेग्रिटी पे भी एक चोट आती है। तो ये हमारा 18th अमेंडमेंट का सारा कंसेप्ट था। ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक, हमारा सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो चुका है। जो हमें ज़रूरी थी चीज़ें वो हमने पूरी कर ली हैं। अब आई होप कि आप जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है आपको कामयाब करे।